Hi all, welcome to the third part of Novel Society and History. In this part, we are going to deal with some peculiarities. मतलब हर region में ना कुछ अलग अलग चीज़ें होती थी related to novel style, किस तरह से वो develop हुई, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, वो चीज़ें और उसके साथ कुछ सिमिलर चीज़ें जो एक ओवरऑल पैटर्न देखा गया नॉवेल्स का थ्रू आउट इंडिया। उस ओवरऑल पैटर्न में सबसे पहला जो कॉमनैलिटी थी सारी नॉवेल्स में वो ये था कि colonizers could actually get to know what was going on in Indian household. क्योंकि इन लोगों ने कॉलोनाइज तो कर लिया, ब्रिटिश आ गए, हम पे राज कर रहे हैं, पर इन्हें ये नहीं पता कि इंडियन सोच कैसी है, उन्हें ये नहीं पता कि इंडियन हाउस होल्ड में क्या हो रहा है। उस सोच को जानने के लिए, हमारे कल्चर्स कस्टम्स को समझने के लिए कि इन लोगों से बात करनी है या इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, या कह लो इन लोगों को टैकल कैसे करना है, तो उस सब के लिए उनको नॉवेल्स ने बहुत हेल्प की। कई सारी नॉवेल्स थी जिसको कन्वर्ट किया गया इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। देन उसके बाद नॉवेल्स ने एक सोसाइटी को इम्प्रूव करने का भी काम किया। सोसाइटी इम्प्रूवमेंट मीन्स कई सारे मैल प्रैक्टिसेस चल रही थी, और आई शुड से ऐसे रिचुअल्स, ऐसे कस्टम्स थे जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत गलत रहे हैं, आज भी होते हैं, बट स्टिल उस टाइम से ही इसके लिए इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है। एंड नॉवेल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक वीरेशलिंगम करके राइटर थे, उन्होंने अपनी नॉवेल्स में ऐसी ही चीज़ों के बारे में लिखा जो सोच वो लोगों में देना चाहते थे, जो वो चाहते थे कि इस सोसाइटी में ये सब चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे हीरोइक इवेंट्स भी नॉवेल्स के थ्रू बताए जाते थे, जैसे शिवाजी ने क्या किया, महाराणा प्रताप ने क्या किया, और अकबर किस लिए ग्रेट था, या और भी कोई राजा था तो वो किस लिए ग्रेट था। वो सब बातें जब नॉवेल्स में होने लगी तो पीपल हैड अ प्राइड इन देयर नेशनल ग्लोरी। मतलब दे हैड अ रीजन टू ग्लोरीफाई देयर पास्ट। नेशनल प्राइड आ गई कि हम भी कुछ हैं, क्योंकि ब्रिटिश का तो काम ही यही था कि तुम पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम हमसे सीखो। उनका पर्पस यही था, वो इसी तरीके से हमें एक्सक्यूज मी हमें सब्जुगेट करने की कोशिश करते थे, दबाने की कोशिश करते थे। बट हमारे पास ने हमें ग्लोरीफाई किया कि यस वी आर समथिंग, वी आर बिलोंगिंग टू अ प्लेस जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल पास्ट होल्ड करती है। देन उसके अलावा हमें कलेक्टिव बिलोंगिंग भी नॉवेल्स की वजह से आई, क्योंकि जितने लोग अगर सेम लैंग्वेज पढ़ते हैं और वो उस लैंग्वेज की नॉवेल्स के थ्रू जा रहे हैं और सेम फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो दे हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। बातें कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं कि हाँ उस कल्चर में भी यही प्रॉब्लम है, इस कल्चर में भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉवेल्स वेरियस कल्चर्स, वेरियस रीजन्स की बात करती थी, और एट टाइम्स वहां के डायलेक्ट्स की, किस तरह से बातचीत की जाती है। एक ही शब्द को हम नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग तरीके से, अगर हम सेंट्रल इंडिया में चले जाएं थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं, बट स्टिल द लैंग्वेज इज सेम। सो वी गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर अराउंड अस, और सबकी बोली कैसी है। दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जिससे लोगों को बहुत अच्छा लगता था नॉवेल्स पढ़ना कि हम इस कल्चरल देश को बिलोंग करते हैं, मल्टीपल कल्चर हमारे पास हैं, एंड सो मच वेराइटीज विद अस, एंड वी ऑल आर टुगेदर। दैट फीलिंग मेड एवरीबडी फील स्पेशल। उसके बाद आता है कि थिंग्स कैसी होनी चाहिए, मतलब हमारी जिंदगी परफेक्ट कैसी होनी चाहिए, इस बात का भी डिस्कशन होता था नॉवेल्स में। सबसे मेन कंसर्न था, एक तो सोसाइटल इंप्रूवमेंट तो थी ही, उसके अलावा मेन कंसर्न था कि जो कॉलोनाइजर्स आ गए ये अपनी वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लिविंग भी ले आए हैं, वेस्टर्न कल्चर भी ले आए हैं। उस कल्चर को होलसेल अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे लोग, क्योंकि वो अपनी जो बेसिक प्रैक्टिसेस है, जो अपना ओरिजिन है, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे कि हमारा ओरिजिन तो खत्म ही हो जाएगा, हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इफ यू आर गोइंग टू रिमेन लाइक दिस। हम सीधा 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 वेस्टर्न पाथ पे चलते चले जाएंगे तो हमारी खुद की आइडेंटिटी क्या बचेगी। उस बेसिस पे भी नॉवेल्स लिखी जाने लगी, जो चंदू मेनन की इंदुलेखा थी। चंदू मेनन नेम ऑफ द राइटर, हंसना नहीं है, ओके। चंदू मेनन की इंदुलेखा में उसने इंदुलेखा को एक बहुत ही आइडियल कलर में शो किया। मीन्स शी इज अ गर्ल ऑफ ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, हाईली इंटेलेक्चुअल, and then she opts for a person who is Indian and who is more educated than any person who is not educated but rich. मतलब उसने रिच होना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसने एजुकेटेड और मॉडर्न थिंकिंग को इंपॉर्टेंस दिया।
तो ऐसा वो समझाना चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए। सेम जो उसमें हीरो था माधवन, वो भी बहुत ही आइडियल कलर्स में दिखाया गया कि वो संस्कृत स्कॉलर था और वो एजुकेटेड था। ही वॉज द फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु वर गेटिंग एजुकेटेड इन नायर्स। नायर्स ना गरीब लोग होते थे तमिलनाडु में, मतलब साउथ इंडिया के गरीब लोग माने जाते थे ये लोग। तो वो पहली उस कैटेगरी में था जो लोग नायर्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एंड ही वॉज द हीरो, ही वॉज चोजन बाय इंदुलेखा। लेटर ऑन नॉवेल्स जो थी ना वो प्लेजर के लिए भी पढ़ी जाने लगी। प्लेजर के लिए मीन्स जैसे आज के टाइम पे पढ़ी जाती हैं, हम लोग अकेले बैठ के पढ़ते हैं एंड वी आर एक्चुअली डे ड्रीमिंग। हम अपने खुद के ख्यालों में खोए रहते हैं, हमें नहीं पता होता आसपास का वर्ल्ड कहाँ है। साइलेंट रीडिंग 19th सेंचुरी से, स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी से शुरू हुई है। उससे पहले नॉवेल्स, बुक्स, स्टोरीज वर रेड अलाउड क्योंकि मोस्ट पीपल वर अनएजुकेटेड। कहानी उनको सुनानी पड़ती थी क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था। अभी हमें वो चीज इतनी कॉमन नहीं दिखेगी बिकॉज नॉवेल्स जो भी पढ़ रहा होता है वो इंसान एक कोने में चुपचाप बैठ के उसे एंजॉय कर रहा होता है, अवे फ्रॉम द वर्ल्ड दैट इज सराउंडिंग दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन इज रियली हैविंग फन। लगता नहीं है देख के, बट एक्चुअली यस। सो वी मस्ट थैंक नॉवेलिस्ट कि उन्होंने हमें इतना ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ राइटिंग, इतना ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ प्लेजर दिया। एंड नॉवेल्स ने हमेशा हमें ये सिखाया, या कह लो नॉवेलिस्ट आई शुड कंसिडर कि दे आर द मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो आज तक इस सोच को बना के रखे हुए हैं। इवन कि हमारे आसपास भी जो लोग हैं वो सब यही चाहते हैं कि वी शुड गो फॉर मॉडर्नाइजेशन बट कीपिंग इंटैक्ट आवर इंडियनिटी, कि हम इंडियन चीजों को ना छोड़ें। वो चीज, वो बेसिस बहुत पहले से रख दिया गया था जब नॉवेल्स लिखी जा रही थी, जब कॉलोनाइजर्स हमें टेक ओवर कर चुके थे, एंड थॉट्स हैव टू बी मेड, राइट? So this was all about the third part of novel society and history. I'll see you in the next part. Hi all, welcome to the fourth part of novel society and history. So in this part we are going to deal about again women and children. Women को ना नॉवेल्स के पास फटकने नहीं दिया जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनका दिमाग इजीली करप्ट किया जा सकता है। सेम वाज विद चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स क्या करते थे, वो नॉवेल्स जो हैं वो अपने घर के किसी कोने में छुपा के रखते थे और छुप के ही पढ़ते थे। तो यंग चिल्ड्रन भी छुप के ही पढ़ते थे। एंड एट टाइम्स विमेन, जो ओल्डर एज विमेन होती थी, उनका भी नॉवेल्स पढ़ने का मन होता था, तो उनको छोटे बच्चे मीन्स उनके ग्रैंड चिल्ड्रन पढ़ पढ़ के सुनाते थे। तो दिस वॉज इन वेरी इंटरेस्टिंग रिवर्सल ऑफ ग्रैंड मदर टेल्स। ग्रैंड मदर कहानियां सुनाती है, यहाँ पे बच्चा कहानी सुना रहा है, तो दैट्स रियली अमेजिंग, मस्ट बी अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। देन विमेन सिर्फ मियर रीडर्स बन के नहीं रही, धीरे धीरे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में लिखना भी शुरू किया। उन्होंने एक न्यू कंसेप्ट ऑफ विमेनहुड डेवलप किया जिसमें विमेन अपनी लाइफ को कंट्रोल करे, अपने लिए डिसीजंस ले और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए स्टेप्स उठाए। उसी में एक राइटर थी रुकैया हुसैन। रुकैया हुसैन ने सुल्ताना's ड्रीम करके एक नॉवल लिखी। शी वॉज एक्चुअली अ रिफॉर्मर है तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी ही नॉवेल्स लिखेगी जिससे सोसाइटी इम्प्रूव हो सके। तो सुल्ताना's ड्रीम में शी रोट, जिसमें एक टॉपसी टर्वी वर्ल्ड दिखाया गया वेयर गर्ल्स टुक द प्लेस ऑफ बॉयज एंड बॉयज टुक द प्लेस ऑफ गर्ल्स। ऐसी पिक्चर भी है, हिंदी में देखना कहीं मिलेगी, इंटरनेट पे जरूर है। So they changed their places and it was a topsy-turvy world जिसमें बहुत ही ज़्यादा सटायरिक थिंग्स भी थी और कॉमिक थिंग्स भी थी। उसके अलावा उन्होंने पद्मराग करके भी एक और नॉवल लिखी जिसमें विमेन को अगेन कहा गया है कि यू शुड टेक एक्शन, यू शुड इम्प्रूव योर लाइफ योरसेल्फ। देन वी हैव हैना मिलन्स। क्योंकि हैना मिलन्स के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ राइटर्स ऐसे थे, विमेन राइटर्स, जो कि ओपनली नहीं लिख सकती थी, या कह लो कि उनकी लाइफस्टाइल, उनका कल्चर ऐसा माना जाता था कि दे कुडंट राइट। हैना मिलन्स वाज अ क्रिश्चियन मिशनरी जिसको छुप के लिखना पड़ता था बिकॉज मे बी उसकी सोसाइटी और उसके आसपास के लोग उसे सपोर्ट ना करते हों। उसने एक नॉवल लिखी, द नेम वॉज करुणा ओए फुलमोयर विवारन। बहुत डिफिकल्ट नाम है, कोई नहीं, याद ना हो कोई नहीं। एंड फिर एक और विमेन थी साइबाला घोष जया, और उसने भी ये कन्फेस किया था कि शी कुड ओनली राइट बिकॉज ऑफ
हर हस्बैंड सपोर्ट, उसके हस्बैंड ने उसको प्रोटेक्ट किया फ्रॉम द सोसाइटी व्हेन शी वाज राइटिंग, बिकॉज सोसाइटी वुड नेवर अलाउ कि विमेन लिखें, बिकॉज शायद सोसाइटी को डर होता है इसकी गलतियां हो जाएगा प्रोजेक्ट में. वेल दैट्स अ सेपरेट इशू, वी विल मूव अहेड. देन सोशल इश्यूज को लेकर नॉवेल्स लिखी जाती थी, जैसे हमने इंदुलेखा की बात पहले भी की है. इंदुलेखा की स्टोरी कुछ इस तरह थी कि साउथ इंडिया में देयर वर रिच लैंडलॉर्ड्स हु वर नंबूथरीज. नंबूथरीज एक कम्युनिटी का नाम था, और जो नायर्स थे दे वर मेनली टेनेंट्स. बट नायर्स अब कुछ अमीर हो रहे थे, सम वर गेटिंग एजुकेटेड एंड दे वर making money on their own, they were becoming landowners on their own, so they wanted a change in the caste system कि हम lower caste क्यों consider किए जाते हैं जब हम उनके status तक पहुंच चुके हैं. Plus there was a system, जो नंबूथरीज होते थे ना, वो अच्छी वाली जो women होती थी नायर families की, because they were rich they used to marry them and take them away, और उससे obviously नायर्स के लिए options कम रह जाते थे, so they wanted a change. तो इस स्टोरी में इंदुलेखा में बताया गया है कि इंदुलेखा द प्रोटैगनिस्ट चोज माधवन हु वाज अ नायर, जिसने एजुकेशन गेन की थी, एंड फिर वो शादी करके दोनों मद्रास चले जाते हैं और वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में लग जाता है. एंड इंदुलेखा हैड एक्चुअली रिजेक्टेड अ सूरी नंबूथरी नेम्ड नंबूथरी, क्योंकि वो बहुत ही फूल था, फैट हेडेड था, और ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट को हम आइडियल कलर्स में दिखा रहे हैं, तो ये चीज दिखाई गई है. एंड सूरी नंबूथरी इज द मेन सेंटर ऑफ सटायर फॉर द एंटायर नॉवल. उसी पे मजाक बनाया गया है, क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि इंदुलेखा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद वो इंदुलेखा की ही एक पुअरर रिलेशन के साथ शादी करके अपने घर में जाके एज इफ शो ऑफ करता है कि मैं इंदुलेखा से शादी कर आया हूँ. सो दिस इज हाउ इट गोज. बट ये वाली जो नॉवेल्स थी जो अभी तक हम बात कर रहे हैं, दे वर मेनली रिटन बाय अपर कास्ट पीपल. देयर वर सम लोअर कास्ट पीपल जिन्होंने कुछ ऐसी नॉवेल्स लिखी हैं जिसमें सोशल इश्यूज को उठाने की बात की गई है या उनकी रिफॉर्मेशंस की बात की गई है. जैसे कि एक पोथरी कोजम्बू थे, उन्होंने नॉवेल लिखी सरस्वती विजयम. इस नॉवेल में एक अनटचेबल होता है जिसको डर होता है कि द लैंडलॉर्ड इज गोइंग टू किल मी, सो ही रन्स अवे फ्रॉम द विलेज, और वो आगे जाके एजुकेट होके ही बिकम्स अ जज एंड रिटर्न्स टू द विलेज. विलेज में आके क्या पता चलता है कि उसी लैंडलॉर्ड के ऊपर केस चल रहा है. किस लिए? इसी लड़के के कत्ल के लिए, बिकॉज वो अचानक से गायब हो गया था, तो उसके ऊपर इल्जाम आ गया कि यू हैव किल्ड दैट चाइल्ड. तो जो जज है वो इतने सालों के बाद अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और बताता है कि आई एम द वन एंड आई एम नॉट किल्ड, और उस पे वो लैंडलॉर्ड द अपर कास्ट वन रिग्रेट्स. दिस इज हाउ द स्टोरी गोज. एक और ऐसी सी ही कहानी है तिताश, एक थी नदीर नाम, तिताश एक रिवर का नाम. That's how it is. इसमें एक प्रोटैगनिस्ट जो बॉय है अनंत, वो ऐसे पेरेंट्स को बॉर्न होता है जो अपनी वेडिंग नाइट को ही सेपरेट हो जाते हैं. एंड अनंत गोज टू सिटी, ही बिकम्स एजुकेटेड एंड लिव्स अ नाइस लाइफ. बट अदरवाइज जो ये स्टोरी है इट गोज मेनली अराउंड मलाज, एक फिशर फोक कम्युनिटी के अराउंड ये पूरी स्टोरी मूव करती है. एंड इस स्टोरी में दिखाते हैं कि उनके फेस्टिवल्स क्या हैं, जैसे बोट रेसेस उनके लिए इम्पोर्टेंट है, काली पूजा इम्पोर्टेंट है, होली इम्पोर्टेंट है, उनके भाटेली सॉन्ग्स इम्पोर्टेंट हैं. वो सब चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब की गई हैं. एंड उनकी एनिमोसिटी यानी उनकी नफरत पेजेंट्स के साथ या बिग लैंडलॉर्ड्स के साथ दिखाई गई है, क्योंकि पेजेंट्स एंड फिशर फोक जनरली डू नॉट गो अलॉन्ग विद ईच अदर. पेजेंट्स जनरली वेजिटेरियन ही होंगे और फिशर फोक नॉन वेजिटेरियन. ये एक बेसिक डिफरेंस हो सकता है, बट आई हैव नॉट बीन टू दैट नॉवल, तो हम रीजन फिलहाल नहीं निकालेंगे. एंड उसके बाद होता क्या है कि ये फिशर कम्युनिटी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट इज करप्टिंग देयर कम्युनिटी, वो आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं. एंड तिताश और कम्युनिटी, इनका फेट जैसे आपस में बंधा हुआ था, तिताश सूख जाती है और कम्युनिटी भी खत्म हो जाती है. तो ये जो अभी दोनों नॉवेल्स मैंने आपको बताई, सरस्वती विजयम या तिताश एक थी नदीर नाम, इसमें दोनों में ही स्ट्रेस किया गया है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें एजुकेट करना चाहिए सो दैट दे कैन बिकम अपलिफ्टेड एंड लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. एक और नॉवलिस्ट हैं वयक्कम मोहम्मद बशीर.
बशीर तो शायद आपने नाम सुना होगा कभी ना कभी, मैंने सुना है। हाँ, तो बशीर एक्चुअली हैड अ वेरी टॉक्सी टर्वी लाइफ। वो 5 साल के थे तो उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्ट लेने के लिए पहले घर छोड़ दिया, फिर वो अरेबिया भी गए, सूफीज के साथ रहे, मुस्लिम सूफीज के साथ भी रहे, हिंदू सन्यासीज के साथ रहे, फिर वो आगे चल के रसलर बन गए। और उनकी जो कहानी थी इट वाज, वो खुद में ही इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वो अपनी कहानी पे ही बेस्ड बहुत सारी नॉवेल्स लिख देते थे। उनकी कहानियों में मुस्लिम हाउस होल्ड्स का काफ़ी डिटेल होता था विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आगे चल के उन्होंने कुछ मलयालम थीम्स भी इंक्लूड कर दी, जैसे पॉवर्टी, इंसैनिटी एक्सेट्रा। And this was all about the fourth part of Novel Society and History. Hope you like it. Last part is still awaited. Bye bye. Welcome to the last and the final part of Novel Society and History. जो इंडियन एजुकेटेड क्लास थी, कॉलोनाइजर्स के अंडर जो काम कर रहे थे, उनको कॉलोनाइजर्स की नॉवेल्स, कॉलोनाइजर्स की हिस्ट्री तो पसंद आती नहीं थी, बिकॉज उसमें इंडिया को बहुत ही वीक, डिपेंडेंट एंड होपलेस नेशन की तरह पोर्ट्रे किया जाता था। तो ऑब्वियसली जो इंडियन एजुकेटेड है उनके टेस्ट में कहाँ मैच करेंगे। और या फिर इंडियन कुछ नॉवेल्स ऐसी होती थी जो कि बहुत ज़्यादा पास्ट से रिलेटेड, जैसे ट्रेडिशनल टेल्स, जैसे रामायण टाइप्स, तो ऐसी कहानियाँ होती थी, तो उसमें भी उनको एजुकेटेड लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता था। तो रिजल्ट यही हुआ कि नॉवेल्स हैड टू बी रिटन इन अ वे जो उनके टेस्ट को सेटिस्फाई कर सकें, विच वाज लाइक कि ऐसी नॉवेल्स लिखी गई जिसमें मराठास और मराठास एंड शिवाजी के हीरोइक अचीवमेंट्स को पोर्ट्रे किया गया। There was a novel अंगुरिया विनिमय जो कि लिखी थी बुढ़ेब मुखोपाध्याय, डिफिकल्ट नाम है, बुढ़ेब मुखोपाध्याय। इन्होंने इस नॉवल में लिखा था कि शिवाजी ने किस तरह से ट्रेचरस, यानी कि कमीने, ट्रेचरस औरंगजेब को किस तरह से वो चकमा दे के निकल गए, क्योंकि मान सिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के साथ सेटलमेंट करने के लिए मना लिया था, बट जब उन्होंने रियलाइज किया कि औरंगजेब उनको कन्फाइन करने वाला है तो वो वहां से भाग गए। एंड लेटर ऑन उन्होंने एंड तक फाइट किया अगेंस्ट औरंगजेब। एंड उनकी जो फीलिंग्स थी दैट वाज इंस्पायर्ड बाय कि मुझे एक इंडिपेंडेंट हिंदू नेशन बनाना है और मैं मुस्लिम्स को यूं ही टेक ओवर नहीं करने दूंगा। तो इस चीज को नेशनलिस्ट ने बहुत एज इंस्पिरेशन देखा और इंडियन फाइटर्स ने इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा रेफर किया, उनकी फीलिंग्स को इंस्टिगेट किया, क्योंकि एट टाइम्स नॉवेल्स जो होती थी ना वो प्योरली रियल भी नहीं होती थी, थोड़ा हाइटेंड इमेजिनेशन भी उसमें डाल दिया जाता था कि हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। प्लस जो वर्ड्स होते हैं, आप वर्ड्स की ताकत को, आई थिंक इफ यू आर इन 10th एंड लिसनिंग टू मी, तो आप वर्ड्स की ताकत को जानते होंगे कि वर्ड्स आपको बहुत मूव कर सकते हैं। सम इंस्पायरिंग टीचर और सम इंस्पायरिंग कोच कैन मेक यू फाइट फॉर लाइफ, कुछ उस तरह से। देन एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी आनंद मठ थी एंड उसमें एक हिंदू मिलिशिया फॉर्म होती है एंड दे फाइट फॉर मेकिंग हिंदू नेशन। एंड उसमें भी जिस तरह से कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की बहुत ही ज्यादा रेफरेबल बुक थी वो, जिसने उनको लोगों को इंस्पायर किया। देन प्रेमचंद, ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ राइटर। वो हिस्टोरिक इवेंट्स में ना इतने ज्यादा नहीं थे, ही वॉज लाइक कि हम फ्यूचर की तरफ देखें, हम उन सारी कम्युनिटीज की तरफ देखें जो कम्युनिटी आज के टाइम पे हमारी कंट्री को फॉर्म कर रही हैं और जो हमारी कंट्री का पार्ट है। जैसे उनकी एक नॉवल रंगभूमि, उसमें सूरदास एक विजुअली इम्पेयर्ड अंधा इंसान था। उसके लैंड को टोबैको फैक्ट्री बनाने के लिए छीनने की कोशिश की जा रही थी एंड हिज स्ट्रगल इज शोन इन दैट नॉवल, जो कि दिखाता है कि एक कमजोर इंसान भी किस तरह से फाइट कर सकता है। दिस वाज अ वे यूज्ड बाय प्रेमचंद, जिससे वो पूरे नेशन को इकट्ठा करना चाहते थे कि अगर हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े होना है तो हम सबको इकट्ठा खड़ा होना होगा, प्लस हमें अपने आप में प्राइड रखनी होगी, चाहे हम किसी भी कास्ट या किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, चाहे हम जैसे भी हैं। एंड दिस इज द वे टू फाइट ऑप्रेसर्स, कि अगर आप साथ में इकट्ठे होके, अगर आप वीक भी हो पर अगर आप साथ में इकट्ठे होके काम करते हो तो डेफिनेटली ऑप्रेसर जितना मर्जी पावरफुल हो, टायरेंट हो, दैट पर्सन हैज टू लूज। इजी। एंड प्रेमचंद की एक और नॉवल थी गोदान में प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर्स आर होरी एंड धनिया।
इन दोनों का लैंड ले लिया जाता है और इनके लैंड को लेकर इन्हें लैंडलेस लेबरर बना देते हैं, विच इज अ वेरी पुअर सिचुएशन इन आवर फार्मर साइड, कि जो फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं होता तो काफ़ी मुश्किल वाली लाइफ होती है उनकी, बट स्टिल वो एंड तक अपनी डिग्निटी रिटेन करके रखते हैं और एक अच्छी लाइफ जीते हैं। तो दिस वाज अनदर काइंड ऑफ इंस्पिरेशन कि हमें सिचुएशंस के हिसाब से टैकल कर लेना चाहिए, हैंडल कर लेना चाहिए सिचुएशन, बिकॉज दे माइट नॉट बी ऑलवेज इन आवर फेवर। सो कंक्लूजन इन दिस चैप्टर इज लाइक कि नॉवल ने सोसाइटी बनाई है, चेंज की है, हमारी सोच बदली है, इंडिया को यूनिफाई करने में हेल्प की है, कॉलोनाइजर्स को भी हेल्प की है इंडिया को समझने में, विमेन की अपलिफ्टमेंट में काम किया है, और इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वी शुड बी थैंकफुल एंड आज भी हम नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, isn't it? I'm sure you do. Well, this was last part. See you in the next video.